हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक क्लासेस पे। अगर चैनल पे नए हैं प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब करें जो पढ़ने वाले हैं। और इवन आप लोग बच्चों रिव्यू नहीं लिखते हैं, एक फीडबैक ज़रूर छोड़ जाया करो, जिससे मैं आगे वाले आने वाली वीडियो में अपना थोड़ा इम्प्रूव करूँ या जो भी है आपके हिसाब से कुछ काम करूँ। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 का जो एक छोटा सा हमारा पार्ट है। इससे अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आए हुए हैं और आने की संभावनाएं भी हैं। तो कैपेसिटेंस टॉपिक से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला जो मेरा टॉपिक है कैपेसिटर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कैपेसिटर हमारा एक पेयर ऑफ दो कंडक्टर हैं, किसी भी शेप के हैं, ठीक है, और क्लोज टू ईच अदर रखा है, दोनों को एक दूसरे के आसपास, और उसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज है। तो देखा होगा आपने जनरली जो कैपेसिटर का हमारा डायग्राम होता है या रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे होगा। ठीक है, ये जो सिंबल है कैपेसिटर का, ये ऐसे हम दिखा रहे हैं। अगर कोई भी दो पैरेलल प्लेट हमारी ऐसे रखी है किसी फाइनाइट डिस्टेंस डी में, तो आप कहेंगे कि भैया ये कितनी इलेक्ट्रिकल हमारी जो एनर्जी है वो स्टोर कर रहा है, वो हमारा कैपेसिटर कहलाएगा। अब अगर पैरेलल प्लेट से बनाया है तो उसको पैरेलल प्लेट कह देते हैं। अगर स्पेरिकल कंडक्टर से बनाया है तो उसको स्पेरिकल कैपेसिटर कह देते हैं। अगर सिलेंडर से बनाया है तो उसको सिलेंड्रिकल कह देते हैं। तो लेकिन सिलेंडर दो ज़रूरत पड़ेंगी, स्पेयर भी दो ज़रूरत पड़ेगी, जैसे प्लेट दो हैं। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, जैसे भी आप किसी कंडक्टर में चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो Q इक्वल टू सी भी आ जाएगा। ये सी ही जो है हमारा ये कैपेसिटेंस है, यही मेजर करता है कि कौन सा कंडक्टर या कौन सा कैपेसिटर कितना चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका होल्ड कर रहा है। ठीक है, और यूनिट की बात करें वैसे तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम वोल्ट पर वोल्ट, या आप इसको बोल सकते हैं फेरेड। ठीक है, आगे जैसे ही इसमें आप चलें, इसके सिंबल जो ये वाला बनाया बच्चों, ये सिंबल है आपका कांस्टेंट कैपेसिटर का। अगर इसी में एरो बना दूं तो वो वेरिएबल कैपेसिटर का बनेगा। तो कैपेसिटर में जनरली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब आपको दिया जाएगा तो इसके बीच में एज्यूम करते हैं कि एयर है। ठीक है, अब जो कैपेसिटेंस है ये Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? ये करेगा बच्चों C जो डिपेंड करता है ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा, आपका Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे कैपेसिटेंस निकालेंगे तो आपने डेरिवेशन किया होगा एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। अगर इन प्लेटों का एरिया A है और इनके बीच की जो डिस्टेंस वो D है, तो जो कैपेसिटेंस होता है वो एप्सिलॉन नॉट A ओवर D होता है। अगर आप कोई मीडियम रख दें वहाँ पर तो K टाइम एप्सिलॉन नॉट A ओवर D हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, C1 कर लेते हैं, कि किसी भी मीडियम को रखने पर हमारा कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आपने एनर्जी देखी होगी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये होल्ड कर रहा है, हाफ सी बी स्क्वायर कह सकते हैं या हाफ क्यू स्क्वायर बाई 2c कह सकते हैं, और या आप इसमें सी क्यू से रीअरेंज करेंगे तो हाफ क्यू बी भी कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने बस इस फॉर्मूले का यूज किया है दो तीन बार। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इस कैपेसिटर के जो बीच में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर सिग्मा की बात करें तो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाती है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक हम इसकी अलग से स्लाइड ले लेते हैं जिससे आपके सारे फॉर्मूले एक बार क्लियर हो जाएं। ठीक है जी, चलिए एक स्लाइड लेते हैं। पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, और ये कहाँ पर होता है? एयर में, अगर मीडियम एयर है या वैक्यूम है। अगर किसी मीडियम की बात करें बच्चों तो वहाँ पर हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A ओवर D।
दूसरी बात हम कर रहे थे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की या एनर्जी स्टोर्ड कितनी हुई, तो एनर्जी इसकी होती है हाफ सी बी स्क्वायर, या आप कह सकते हैं हाफ क्यू टाइम्स बी, या आप कह सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये डिपेंड करता है कि आपको कैसी कंडीशन दे रखी है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो किसी भी कैपेसिटर में जो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपका एक कैपेसिटर है, इक्वल और अपोजिट चार्ज है, अगर इस पर प्लस क्यू है तो यहाँ पर माइनस क्यू है, तो आप देखिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस से बाहर को निकलेगा, ये बाहर की तरफ लाइनें निकलेंगी ऐसे, और जो माइनस वाला है उससे लाइनें क्या होगी, इनवर्ड आएंगी। तो माइनस वाला मेरा ये वाला सेकंड कंडक्टर है, तो इससे हम अंदर बनाएंगे, तो ये आपस में कैंसिल कर देंगे, ये आपस में कैंसिल कर देंगे और ये ऐड हो जाएंगे, इसलिए इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब भी कोई भी दो ऐसे सरफेस हैं जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। ठीक है, तो इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और सिग्मा आप पहले चैप्टर से जानते हैं वो होता है क्यू बाई ए। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कहानी है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे घुमा घुमा के पूछा जाता है आपसे, एनर्जी डेंसिटी कह देते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर में जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी ओवर वॉल्यूम। तो बच्चों एनर्जी ओवर वॉल्यूम क्या हो जाता है यहाँ पर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। समझ रहे हैं यहाँ पे, और ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी बाय वॉल्यूम है। तो एनर्जी अगर आपसे कभी पूछा जाएगा तो एनर्जी हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ओ इंटू ई स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है बच्चों की, वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, और वॉल्यूम होता है आपका एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम की वैल्यू v ना रख के मैं यहाँ पर डायरेक्ट a इंटू डी रख देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार आपसे पूछा जाता है, तो आप इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे, या आप अपने से वादा करिए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। कह रहे हैं इसमें कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट ऑफ पैरेलल कैपेसिटर इज डबल। आगे कह रहे हैं एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज हाफ, और वहाँ का एरिया जो है वो आधा कर दिया जा रहा है। तो पूछ रहे हैं कि अगर इनिशियल सी कैपेसिटेंस है तो फाइनल भैया कितना होगा। तो फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला है, अभी भी हमने डिस्कस किया, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। और यहाँ पर देखिए ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पर मीडियम की बात नहीं हो रखी है। तो अगर मीडियम की बात यहाँ पे नहीं हुई है तो आप कह सकते हैं कि सर अगर एरिया को कितना कर दिया, एरिया को आधा कर दिया, नया एरिया जो था वो आधा कर दिया, और जो उसके बीच की डिस्टेंस थी D1 उसको हमने डबल कर दिया, तो उस केस में जो फाइनल कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा। तो C1 कर लेते हैं नया वाला, एप्सिलॉन नॉट जो एरिया था a/2 हो जाएगा, और ये इंटू 2d हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट a ओवर 4d हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन नॉट a/d है c, तो ये c बाई आपका 4 आ जाएगा। शायद ही किसी का ये गलत हुआ होगा। समझ रहे हैं यहाँ पे? चलिए अगला क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना इतना इफ इतना। आपसे पूछा है कि एनर्जी स्टोर्ड और कहाँ पर, इन कैपेसिटर। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि एनर्जी डेंसिटी जो होती है, एनर्जी ओवर वॉल्यूम, वो आपकी इतनी होती है भैया। तो अगर इतनी होगी तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये एनर्जी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये एनर्जी है, तो इसको मैं ई डैश कर लेता हूँ। तो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डी दिया है उनके बीच की डिस्टेंस, और एरिया दिया है ए। तो अगर अभी भी मैंने आपको बताया था ये डी है और एरिया ए है, तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों ये वाला। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में डायग्राम है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपसे कि कैपेसिटर
ऑफ कैपेसिटेंस 900 इज फुली चार्ज बाई 100 वॉट, ठीक है, बाई बैटरी एज सोन इन फिगर। मतलब एक कैपेसिटर है इस केस में ऐसे, ठीक है, और इसको हमने क्या करा, 100 वोल्ट से चार्ज कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं देन इट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनचार्ज पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिकोफैरेड। मतलब इसके बाद हमने क्या किया, इसका तो 900 था, सी एज्यूम कर रहे हैं इसको, हमने एक दूसरा अनचार्ज के साथ जिसका हमारा अगेन 900 था उसके साथ हमने इसको ऐड कर दिया। तो जैसे ही आपने, ये केस ए है, ये केस बी है, और ये प्लेट प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है। तो आपसे पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय सिस्टम बी कितनी होगी, कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए इनिशियली अगर आप चार्ज देखें फर्स्ट वाले में तो कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू सी वी। तो Q इक्वल टू सी वी का मतलब ये हो गया, जब ये सी वी है, अभी इसको ऐसे ही रहने दो चलो। अब हमने जब क्या किया, दो इक्वल कैपेसिटर ज्वाइन कर दिए एक साथ, तो हमारा जो चार्ज हो जाएगा, चार्ज जो न्यू चार्ज हो जाएगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। तो जो मेरी एनर्जी है, इस Q की वैल्यू यहाँ रख दें तो CB/2 आ जाएगा, ठीक है। जो मेरी एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अभी भी हमने पढ़ा था Q²/2C। तो ये Q न्यू है तो Q1 कर लो चलो इसको, ये Q1 है तो Q², ठीक है, प्लस दोनों बराबर ही हैं वैसे तो, Q1², और यहाँ पर ये नॉर्मली हो जाएगा Q²/2C। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा सी, Q की वैल्यू रख दो, CB² अपॉन में CB² हो जाएगा। और अच्छा इस Q1 की, एक Q1 है ना, तो Q1 एक हो जाएगा, इसको अच्छे से सॉल्व करो, ये हो जाएगा CV/2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/2C को बाहर ले लो, प्लस CV का स्क्वायर। अब क्या करना है, C की वैल्यू रख दो, V की वैल्यू रख दो। जैसे ही आप C और V रख देंगे तो आप पहुंचेंगे 2.25 के पास में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अब जो हमारा अगला है वो है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जब भी आप करोगे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा अलग चीज़ है। जब सीरीज में हम यहाँ कंबाइन करते हैं दो या दो से अधिक कैपेसिटर को, तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट आएगा, अगर ये C1 है ये C2 है, तो हमारा सीरीज में जो 1/C इक्विवेलेंट आएगा वो हमेशा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और वहीं अगर आप पैरेलल में कंबाइन करते हैं किसी दो या दो से अधिक कैपेसिटर को, तो हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा C1 प्लस C2, मतलब उल्टा होता है रेजिस्टेंस की, अगर आपने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा है। अगर n इक्वल आपके कैपेसिटर ऐड है, n इक्वल कैपेसिटर है, तो आपका जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा n के केस में वो कितना हो जाएगा भैया, C/n। और वहीं यहाँ पर अगर n होंगे तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n टाइम C। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन आए यहाँ से, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आपसे नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद और डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है मेरा कैपेसिटर का, वो क्या है, 2023 में ही ये आया है। अब इस क्वेश्चन की मतलब मैं क्या कहूँ बताओ आपसे बच्चों, टाइम सेविंग क्वेश्चन जो मैं आपसे कहता हूँ कि भैया टाइम सेविंग क्वेश्चन ढूंढो, टाइम सेविंग क्वेश्चन ढूंढो, तो यही क्वेश्चन है जो हमारा टाइम सेविंग क्वेश्चन है। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि इक्विवेलेंट कितना होगा। तो भैया इक्विवेलेंट जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब इक्विवेलेंट निकालोगे ये दोनों पैरेलल में हैं, ये वाला और ये वाला, तो जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये जब पैरेलल में आएंगे तो कितना आ जाएगा, पहला तो 3 ही रहेगा, 3 माइक्रोफैराड। दूसरा पैरेलल में हम डायरेक्टली ऐड कर देते तो 6 आ जाएगा,
ठीक है। और 3 और 6 को जब आप सीरीज में ऐड करेंगे तो सीरीज में ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 × 6/3 + 6, तो हो जाएगा 18/9, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, मतलब ये दो हमारे C1 और C2 किस में आ गए थे, सीरीज में आ गए थे। तो C1 × C2, C1 + C2, सी इक्विवेलेंट 2 के लिए, तो आप ये डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इससे बहुत कम क्वेश्चन आए हैं रिसेंटली, तो इसमें मैंने आपको काफ़ी कम क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वैसे भी। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताओ ऑफ 2 कैपेसिटर। 2 कैपेसिटर दिए हैं 3 और 16, व्हेन दे आर इन सीरीज। तो सीरीज में अगर इनको जोड़ेंगे तो ये 3 माइक्रोफेरेड है और दूसरा हमारा 16 माइक्रोफेरेड है। अगर पहले को आप C1 एज्यूम करते हैं, दूसरे को C2 करते हैं, तो ऑब्वियस बात है C1 C2 के केस में इसको अगर आप निकालें तो ये आ जाएगा आपका सीरीज में 16 × 3/16 + 3, तो कितना हो जाएगा 48/19। ठीक है जी, तो इस हिसाब से तो भाई डी वाला ही है, क्योंकि यही 1.2, नहीं डी वाला नहीं है। चलो इसको देखते हैं। 16 और 3 है, दे आर इन सीरीज एंड पैरेलल। अच्छा, पैरेलल अगर ऐड करेंगे तो पैरेलल में हो जाएगा C1 + C2, तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, कुछ गलत हो रहा है भैया। 16 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 19 माइक्रोफेरेड आएगा। आपसे पूछा क्या गया है, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर इतना व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज द। अच्छा, आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर दिया है, ये आपको ये नहीं दिया है, ये मैंने गलत कर दिया, आपको गलत हो गया भैया, सॉरी इसके लिए। तभी मैं कह रहा था कुछ गलत हो रहा है, ऑप्शन मैच क्यों नहीं हो रहे। समझ रहे, आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको ये कहा है कि अगर इनको सीरीज में कनेक्ट करा है, सीरीज में कनेक्ट करा है मतलब C1/C2, C1 + C2 की वैल्यू दे रखी है आपको 3 माइक्रोफेरेड, और अगर पैरेलल में कनेक्ट किया है तो C1 + C2 की वैल्यू दे रखी है 16। ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दे रखी है। तो जैसे आप इसको करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए सिंपल सी बात है, C1 + C2 16 दिया है और इसको सॉल्व करके 3 दिया है, तो आपको इंडिविजुअल चाहिए। एक तो तरीका ये है कि आप ऑप्शन से रखिए, इसमें ऑप्शन रखिए। देखो 10 6 16 हो सकता है, 8 8 16 हो सकता है, 12 4 16 हो सकता है, 8 2 10, 1 1 2 3, तो डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता इसके हिसाब से। ठीक है, 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अब इन 8 8 को यहाँ पर पुट करो तो 8 8 और 8 + 8, तो कितना हो जाएगा 8 × 8, ऑप्शन से कर रहा हूँ मैं इसको, 16, तो 2 4, तो ये ऑप्शन भी कट गया क्योंकि 3 आना चाहिए, 4 आ रहा है। अब आप पहले और दूसरे में देखो, 12 और 4 रखो तो 12 4 48 और 16 3 आ रहा है, इसको रखो 10 × 6 60 और 60 और 16 6, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो गया। बाय ऑप्शन से भी करो ना, आपको सारी चीज़ आनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके फिजिक्स में डायमेंशन और ऑप्शन से हो जाते हैं। ठीक है, चलो हम अब इसको तरीके से करते हैं। अच्छा, C1 C2 है, अब इस C1 C2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, C1 + C2/16 = 3, तो आपको C1 C2 दिया है 48। और बचपन में आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि A + B का स्क्वायर माइनस A - B का स्क्वायर = 4AB। तो C1 + C2 का स्क्वायर है 16 का स्क्वायर 256, और ये 4 C1 C2 को इधर ले आओ तो 48 × 4 = C1 - C2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 को 32, 4 16, 16 और 3 19, तो 256 में से अगर आप 192 हटाएंगे तो कितना आएगा, 256 में से 192 हटाएंगे तो आ जाएगा 64, और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो C1 - C2 कितना आ जाएगा, C1 - C2 आ जाएंगे भैया आपके 8। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। C1 + C2 आपको दिए हैं 16 और C1 - C2 दिए हैं आपको 8,
ऐड कर दो तो 2C1 इक्वल टू 24, C1 आ गया 12, तो C2 आ जाएगा 4। देखो इसमें बहुत टाइम लगा, ठीक है, वैसे करते तो थोड़ा जल्दी हो जाता। अब देखो ये वाला जो एक तो हमारा अभी जो हमने क्वेश्चन किया ना बच्चों इससे पहले, वो हमने ये वाला किया, कौन सा, ये वाला। ये मैंने इस तरीके से बताया आपको कि जो हमारा टोटल चार्ज है आप इसको इस मेथड से कर सकते हैं कि पहले कितना चार्ज था, बाद में कितना चार्ज था, पहले कितना पोटेंशियल था, बाद में कितना था, और टोटल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन लगा के आप इसको निकाल सकते थे, ठीक है। एक तरीका इसको और है करने का, और वो तरीका है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इनिशियल एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, देखिए, इनिशियल एनर्जी जो मेरी है यू आई, वो हो जाएगी हाफ सी बी स्क्वायर। ये तरीका आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो ये हो जाएगा हाफ, और सी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 900 इंटू 100, ठीक है। सी आपको कितना दिया था, 900 पिको फेरेड, ठीक है। तो हाफ सी भी रखेंगे, तो सी को ना आप मत रखो, पिको फेरेड भी है, दिक्कत करेगा। तो ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 9 2 5, तो 500 नहीं, 500 नहीं, इसका स्क्वायर करोगे सी बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 5000 सी। ये यू इनिशियल हो गया। अब जो इस सिस्टम में एनर्जी लॉस्ट होती है वो होती है हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो जब आप इसमें रखेंगे तो C1 C2 को आप देखें तो C आ जाएगा C स्क्वायर, क्योंकि दोनों पैरेलल में थे, 2C आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, और नीचे आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 2C, और V1 माइनस V2 हो जाएगा 100, अनचार्ज लिखा था तो 0 का स्क्वायर। तो डेल्टा यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब जो डेल्टा यू आपका निकल के आएगा, लगभग लगभग ये आएगा सॉल्व करके 2500 सी, ठीक है। तो फाइनल आप कैसे निकालोगे, तो यू फाइनल आप निकाल दो, इनिशियल में से डेल्टा यू को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया। तो ये आपने कर दिया, इसको ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी होगा, आपको जल्दी करने हैं, टाइम वेस्ट वहाँ नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए कैलकुलेशन है। अब ये मैंने कैसे लगाए, देखो उसने कहा है सीरीज, तो जब भी हम किसी दो कैपेसिटर को ऐड करते हैं, ठीक है, दो के लिए, अगर दो का केस है ना, तो आपको यही याद होना चाहिए कि सीरीज में दो के लिए हम डायरेक्ट इसको लगाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको 1/1 नहीं करना है, जल्दी से इसको लगाना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक। पैरेलल में तो कोई दिक्कत है नहीं। ये क्वेश्चन है हमारा 2021 का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों, कई बार ऐसा भी चेक करना पड़ता है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है ये वाला, अगर आप इसमें बैटरी लगाएं यहाँ नीचे से, तो बैटरी पर देखेंगे यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है यहाँ पर भी है, मतलब ये फॉल्स कनेक्शन है, ये कैपेसिटर कुछ काम का है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ कितने कैपेसिटर हैं, दो, वो सेम पोटेंशियल है एक के लिए, तो ये पैरेलल है, तो इसका आंसर सी कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन तो इतने ही थे भैया। अब हम कुछ कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, जैसे कि मेरे जो PYQ हैं बच्चों, वो PYQ ही नहीं, उसके साथ साथ हम बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, इसीलिए मेरे PYQ सबसे अच्छे होंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो और बाकी आप कमेंट कीजिएगा, क्या आपको सही लगते हैं या कैसे लगते हैं, या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कभी कभी होता है कि मुझे लगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया और आपको नहीं आया, तो आप उसके लिए भी बताइएगा, मैं डाउट सेक्शन करके वीडियो बनानी शुरू कर दूंगा आपके लिए। अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन ही मेरा एम है। तो कंसेप्ट देखते हैं, देखिए, अगर कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में आपको व्हीट स्टोन ब्रिज मिल सकता है। तो जैसे ही आप कोई कैपेसिटर आपको दिया है और उन्होंने व्हीट स्टोन ब्रिज बना दिया, तो व्हीट स्टोन ब्रिज बनाने का मतलब है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने में आपको डरना नहीं है। तो भैया व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा बना हुआ मिलेगा, अगर आप ड्रॉपर है तो आपको पता होगा व्हीट स्टोन ब्रिज एक ब्रिज शेप है जिसमें 4 रेजिस्टेंस जुड़े हैं,
तो रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके मैंने वहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया। तो भैया अगर ऐसा होगा C1 C2 C3 C4 और यहाँ पर एक बैटरी है, तो ध्यान देना हमेशा कि जो C5 है, अगर C1 बाई C3 इक्वल टू C2 बाई C4 है, तो जो ये बैटरी है ना बच्चों, ये यहाँ पर और यहाँ पर सेम पोटेंशियल, बीच वाला एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये बीच वाले को आप हटा सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो आपका ये बन जाएगा। अब जो ऊपर वाले ये दो हैं, ये किस में हैं? सीरीज में हैं। और नीचे वाले दो जो हैं वो सीरीज में हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पर सीरीज में है तो C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, एक ऊपर ये हो गया, C3 C4 ओवर C3 प्लस C4, एक ये हो गया। और फाइनल आंसर पैरेलल में आएगा, आप इसको ऐड कर दीजिए। समझ रहे हैं? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी में मैं आपको एक केस और बताना चाहूँगा जो कई बार आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है, वो भी व्हीटस्टोन का ही एक फॉर्म है। ठीक है, कैसे? देखो, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से अगर आपने देखी नहीं है, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस वाली मेरी आप सीरीज़ देखना, उसमें मैंने बहुत सारे सर्किट आपको अलग अलग करके समझा रखे हैं। तो अगर आपको ये मिलेगा, जैसे ये मिल गया और ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तो बच्चों हमेशा तीनों जो C1 C2 C3 है ना, ये पैरेलल में होते हैं। समझ रहे हैं? ये पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से मैंने आपको बताई है वहाँ पे। अब इसको आप ऐड कर सकते हो। अब इसमें मैं आपसे कह रहा हूँ कि व्हीटस्टोन कैसे मिलेगा। तो जनरली जो आपका व्हीटस्टोन इस शेप में मिलेगा, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ से मिलेगा एक ऐसे, यहाँ से मिलेगा एक ऐसे। तो ये शेप भी अगर कभी आपको दिखता है तो आप इसको भी व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। समझ रहे हैं? और ये मैंने आपका लिख भी दिया है C3 C4। तो जैसे हमने पीछे बनाया वही मैंने C1 C2 C3 4 इसमें भी बना दिए। अगला कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कॉम्बिनेशन। आपने कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस तो पढ़ा, कैपेसिटेंस पढ़ा, सॉरी रेजिस्टेंस कह रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए, जैसे जैसे सपोज आपका ये पैरेलल प्लेट है और इस पैरेलल प्लेट में आपने क्या किया, एक आपने डाइलेक्ट्रिक ऐसे भर दिया, सॉरी, एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे भर दिया, ठीक है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा मैं इसको चार्जिंग कर देता हूँ। और दूसरा सॉरी फॉर डिस्टरबेंस बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको आज प्लग इन करना भूल गया और इसकी बैटरी बोल गई। चलिए सॉरी इसके लिए, थोड़ा सा आपका ब्रेक हो गया। यहाँ पर आपने एक K1 ऐड कर दिया और दूसरा आपने एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे ऐड कर दिया और ये डाइलेक्ट्रिक हमने K2 ऐड कर दिया, ठीक है जी। और इसका ये एज्यूम किया गया कि जो एरिया है वो A है, ठीक है। अगर इस पूरे की डिस्टेंस D रही होगी तो मान लेते हैं इसकी D/2 हो जाएगी, इसकी D/2 हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, या तो आपको दी रहेगी या आपको निकालनी पड़ेगी। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसमें बैटरी लगाओ, ऐसे इस साइड से एक बैटरी लगाओ, ठीक है, कहाँ से, जिस एंड से आपको पैरेलल प्लेट दिखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, ये दूसरे कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। और सीरीज में जो आपका C इक्विवेलेंट हुआ करता है वो होता है C1 C2 C1 प्लस C2। और जो C1 की वैल्यू है बच्चों वो है K1 एप्सिलॉन नॉट A। देखो एरिया सेम रहेगा इस केस में, ये बात आप ध्यान रखना। और ये जो आपको दिया रहेगा D/2 और C2 की वैल्यू आ जाएगी K2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D/2।
और जैसे ही C1 C2 मिल गया यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डाइलेक्ट्रिक का आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। और वही बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखिए अगर आपका डाइलेक्ट्रिक सेम ऐसी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको ऐसे मिलेगा। मान लो ये है, अब आपने एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे भर दिया, मान लो ये K1 है, ठीक है, और दूसरा जो डाइलेक्ट्रिक है आपने यहाँ भर दिया। अगर आप यहाँ पर इसके टर्मिनल ऐड करके कोई बैटरी लगाते हैं तो आपको साफ दिख रहा होगा बच्चों यहाँ पर कि एक के ऊपर एक है, इसके सिरे ऐसे ऐड है। ये दूसरा वाला डाइलेक्ट्रिक है और ये पहला वाला है, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, समझ रहे हैं यहाँ तक। तो यहाँ पर आपका एरिया बट जाएगा A/2 A/2, ठीक है। अगर आपको दिया नहीं होगा तो आपको करना पड़ेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, और C1 आपको पता ही है पैरेलल प्लेट का K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 ओवर D। और वहीं C2 की बात करें तो K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 बाई D। तो पैरेलल में आपका एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सीरीज में आपका डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बाद में C1 C2 को सॉल्व कर के यहाँ पर रख दीजिए। अब कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है नीट में काफ़ी टाइम से, और एम्स में खूब दबा के आए हैं। कभी ऐसा हो जाए बच्चों की, ये आपका है सिस्टम, अब यहाँ पर ऐसे कर दें क्या, पहला वाला तो K1 है भैया, और यहाँ पर भर दिया K2, और इतने में भर दिया K3। समझ रहे हैं ना, अलग अलग है, ये प्लस है ये माइनस है। तो यहाँ पर था K1, ठीक है, यहाँ पर था K3 और यहाँ पर था K2। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों आप देखेंगे पैरेलल में है और ये सीरीज में है। अब एरिया का देखेंगे तो अगर इसका एरिया A है तो इसके लिए तो A ही रहेगा, लेकिन इन दोनों के लिए A/2 और A/2। अगर डिस्टेंस D है तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगी D/2 D/2। समझ रहे हैं यहाँ तक। तो पहले अगर इन दोनों को ऐड करें तो जनरली कैसा बनेगा सिस्टम, एक और ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में भैया। अगर आपको कैपेसिटर में भी एडवांस वीडियो चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ कैपेसिटर करके एक वीडियो होगी, वहाँ पर आपको डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी। तो C1 C2 की वैल्यू रख दीजिए आप। C1 हो जाएगा आपका K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया ओवर D/2, और यहाँ पर जो हमारा C2 हो जाएगा वो हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 ओवर D/2। और ऐसे ही आप K3 भी C3 भी लिख सकते हैं। अगला जो कंसेप्ट है, मैं इसमें क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बस आपको कंसेप्ट करा रहा हूँ, थोड़ा सा आपका ब्रेन इस मामले में रिस्पॉन्स करने लग जाए कि भैया ज़रूरी नहीं है कि दो कैपेसिटर को जोड़ना पड़े, मे बी आपको दो डाइलेक्ट्रिक भी जोड़ने पड़ सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है पीएचडी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब अभी तक हमने ये पढ़ा था कि ये पैरेलल प्लेट है हमारी, जिसमें प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है और बीच में हमने एयर रख दी है, और कुछ टाइम इसके बीच का जो डिफरेंस है D है। अब सोचिए बच्चों, अगर इसका चार्ज Q है और इसका हम कहते हैं माइनस Q है, लेकिन मान लीजिए आपको एग्जामिनर ने ये ना दे के ये कह दिया कि पहले वाले को चार्ज Q1 दिया है, दूसरे वाले को Q2 दिया है, D डिस्टेंस पे एक दूसरे के अपार्ट हैं, तो बताओ इस पे कितना हमारा चार्ज इनर सरफेस पे होगा, आउटर पे होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर कभी भी आपसे ऐसा कहा जाएगा कि Q1 Q2 इनको चार्ज दिया गया है, तो आपका जो आउटर सरफेस है इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा Q1/Q2, Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2। और इनर सरफेस पे मान लो चार्ज Q है तो यहाँ पर माइनस Q होगा, जिसको हम ये लिख रहे हैं। जो मेरा प्लस Q और माइनस Q चार्ज है वो किसी भी कैपेसिटर का, एक मिनट बच्चों क्या हुआ,
बच्चों लाइट की दिक्कत है, जैसे कि आपको पता है तूफान चल रहा है पूरे देश भर में, तो लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। मैं आपसे सॉरी कहना चाह रहा हूँ, अगली बार ऐसी डिस्टरबेंस नहीं होगी, मैं वीडियो ही नहीं बनाऊँगा अगर ऐसी डिस्टरबेंस होगी तो, ठीक है। तो मान लीजिए जो हम ये कहते हैं एक को Q1 चार्ज दिया है, एक को Q2 चार्ज दिया है, तो इसमें जो हम चार्ज कहते हैं कि प्लस Q माइनस Q है, ये इसके इनर सरफेस का है। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना बच्चों, वो होती है Q1 माइनस Q2/2। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और आउटर सरफेस का तो चार्ज हमारे सराउंडिंग में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब हम इसमें डिटेल में थोड़ी सी इसकी पीएचडी कर लेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो जैसे मेरा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा ना, कि जो मैंने अगर इसको हम प्लस क्यू दे रहे हैं, इसको माइनस क्यू, कैपेसिटर का जो टोटल चार्ज है वो हमारा क्या होगा, चार्ज ऑन वन प्लेट, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर जो प्लस क्यू माइनस क्यू लिखा रहता है, ये इनर सरफेस के, दोनों प्लेटों के इनर सरफेस का चार्ज होता है। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर आप एक को Q1 दे दें, एक को Q2 दे दें, तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब पैरेलल प्लेट में मान लीजिए ये एक प्लस क्यू है, ये एक माइनस क्यू है, ये पॉइंट आपके बहुत काम आने वाले हैं बच्चों। और यहाँ पर एयर है, तो सपोज अगर ये एयर है तो यहाँ पर जो हमारा डेटा रहेगा वो डेटा ऐसा रहेगा कि कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो एयर है तो एप्सिलॉन नॉट A/D, इसका आपने डेरिवेशन अपने स्कूल में किया होगा। अगर आपका यहाँ पर एनर्जी U है तो वो होती है हाफ CV² या हाफ QV, ठीक है। और एनर्जी के बाद अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है E=σ/ε0। पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल हो जाएगा 8 × D, समझ रहे हैं यहाँ तक। तो C हो गया, U हो गया, E हो गया। लेकिन जैसे पिछला केस था, अगर इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इस बीच में कितना हमारा पोटेंशियल होगा, तो आप क्या कहेंगे, V=C=Q/V लगाओ, तो V=Q/C, और Q की वैल्यू आप स्मॉल वाली रखोगे, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ये बात आप ध्यान रखना, Q1 माइनस Q2/2C इसके बीच में हो जाएगा, और जनरली Q/C कर सकते हो। एनर्जी डेंसिटी मैंने आपको बता दी, अभी इतना यहाँ पर नहीं है ज़रूरत। अब आप देखिए, अगर आप इसमें मीडियम भर दें, इन दोनों प्लेट में प्लस क्यू में और माइनस क्यू में आपने कोई एक मीडियम भर दिया, और जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक है K, तो उस केस में क्या क्या पैरामीटर बदलेंगे। तो बच्चों जो C1 हो जाएगा, जो नया C है, वो K टाइम बढ़ जाएगा पुराने C से, ठीक है यहाँ तक। और जो हमारा एनर्जी है, या जो यहाँ पर अगर चार्ज Q है, तो सेकंड केस में भी आपका जो चार्ज रहने वाला है वो Q ही रहने वाला है, ठीक है। ठीक हो गया भैया। अब यहाँ पर बात आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इनमें क्या दिक्कत आएगी। तो और बाकी पैरामीटर आप देखेंगे, जैसे ही आप इनमें डाइलेक्ट्रिक भरेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक भरने में हमारा जो बाकी के पैरामीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है 1/K टाइम क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और वैसे ही सारी चीज़ें जैसे आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 1/E/K हो जाएगा, और पोटेंशियल भी V/K हो जाएगा, एनर्जी जो है वो भी U/K हो जाएगी। अब चाहे आप बैटरी लगाओ, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बैटरी लगाई फिर हटा दी और डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तब क्या होगा, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि इनमें हमने बैटरी लगाई रखी तो क्या होगा, तो जैसे ही आप इसमें कोई K डाइलेक्ट्रिक रखते हैं और साथ में एक बैटरी लगा देते हैं, इधर से कनेक्शन लगा देते हैं, तो उस केस में जो हमारा वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी, कैपेसिटेंस तो K टाइम बढ़ेगा, ठीक है। चार्ज भी कंटिन्यू सप्लाई है, वो भी K टाइम बढ़ने लग जाएगा। पोटेंशियल आपका कांस्टेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और एनर्जी भी आपकी K टाइम बढ़ेगी। तो ये कंडीशन थी, ठीक है, कब आपका बढ़ेगा कब आपका घटेगा। एक और टॉपिक है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी टाइम से पूछा नहीं गया है, और टॉपिक है बच्चों रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और जनरली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका एक कंडक्टर ये रहा,
और दूसरा जो कंडक्टर है वो आपका ये रहा। और पहले कंडक्टर की जो हमारी कहानी थी, इस पे चार्ज Q1 है, कैपेसिटर C1 है, पोटेंशियल V1 है, एनर्जी U1 है। इसकी Q2 है, इसकी C2 है, इसकी V2 है, U2 है। अब आपने इसको एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया और तब तक कनेक्ट किया जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक है। तो और उसके बाद आपने इसको हटाया तो देखा दोनों के चार्ज में कुछ चेंज आया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ क्या क्या इसमें वैल्यू चेंज हो सकती है। तो जो पुराना चार्ज है Q1 डैश ओवर Q2 डैश, अगर आपसे इसका कभी भी रेशियो पूछे तो Q1 Q2 होता है, Q1 होता है आपका C1V, V से V कट जाएगा, तो ये रिलेशन हो गया, ठीक है। अगर यही स्पेरिकल के लिए लगाओगे तो C1/C2 आप R1/R2 रख सकते हैं, तो एक रिलेशन और आ जाएगा। टोटल चार्ज अगर आप Q1 डैश की वैल्यू देखें तो वो कितनी निकलेगी, इसको सॉल्व करेंगे अगर ऊपर वाले को एक जोड़ के तो आपका ये वाली वैल्यू निकलेगी। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया। और Q2 कितना हो जाएगा, Q2 के केस में C2 इफेक्टिव कैपेसिटेंस ओवर Q1 प्लस Q2। अब ये तो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज कितना होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितना इन दोनों के बीच में कॉमन पोटेंशियल होगा, तो कॉमन पोटेंशियल के लिए आप चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हैं, और कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए आप कहेंगे सर टोटल चार्ज ओवर टोटल पोटेंशियल भी तो कर सकते हैं, टोटल कैपेसिटेंस भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 ओवर C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा अगर आप उसको कनेक्ट करने के बाद हटा देंगे जब उसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो बात आती है एनर्जी लॉस की। तो एनर्जी लॉस मतलब इनिशियल ज़्यादा होगी, बाद में पोटेंशियल सेम होगा तो थोड़ा बहुत लॉस होगा जो हीट के फॉर्म में निकल जाता है, और उसकी जो वैल्यू होती है C1C2 2C1C2। जब कभी भी नीट में नया क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आज की वीडियो इतनी ही है बच्चों, ठीक है। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहा बीच में, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और अगर कोई भी आपको दिक्कत हुई फिर भी आप मुझे बताइएगा। और फिर इसमें हम एक पोटेंशियल बचा है तो हमारी इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। विशिंग ऑल द बेस्ट।